एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 भारत के विदेश संबंधों को। ओके, और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है, यानी कि इसी वीडियो से इस चैप्टर को समझने की शुरुआत की जा रही है। तो चलिए समझते हैं। देखो फ्रेंड, इस चैप्टर का नाम क्या है? भारत के विदेश संबंध। यानी कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा देश है, हमारा इंडिया है, हमारा भारत है, उसका विदेशी जो देश होते हैं, जैसे कि भारत के अलावा दुनिया में जितने भी देश हैं वो हमारे लिए क्या हो गए? विदेश हो गए। तो उन सभी देशों से भारत के किस तरीके के संबंध है, ओके, किस तरीके के रिलेशंस है भारत के विदेशों से, इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड, अब तक हमने इस किताब में हुए बदलाव और घरेलू चुनौतियों पर अपनी नज़र डाली। यानी कि ये जो बुक थी, इसमें हमने जो देश के अंदर बदलाव आ रहे थे उनके बारे में पढ़ा और घरेलू चुनौतियों के बारे में। सही है, अभी तक हमने इस बुक में 3 चैप्टर पढ़े हैं। ओके, जो ये वाली बुक है स्वतंत्र भारत में चुनौती, इसमें तो हमने क्या देखा? सारी देश के अंदर की चीज़ें, कि देश को कैसे एक किया हमने, देश में लोकतंत्र कायम कैसे किया, विकास कैसे किया, पंचवर्षीय योजनाएं कैसे लागू की, इसके बारे में देखा। लेकिन अब हम इस चैप्टर से देश की बाहरी चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देश के बाहर क्या स्थिति थी जब देश आज़ाद हुआ, देश की बाहर क्या क्या चुनौती थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, यानी कि बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं भारत के विदेश संबंधों के बारे में। तो इसके अंतर्गत इस पूरे चैप्टर में हम 4 मुख्य बातों को समझने वाले हैं। ओके, सबसे पहली बात रहेगी कि भारत की विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर जब हम विदेश नीति बना रहे थे या विदेश संबंध बनाने की रचना शुरू की थी हमने, उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी थी, यानी कि विश्व में जो दूसरे देश थे, विश्व में क्या माहौल था। ओके, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित है, यानी कि जो हमने विदेश नीति बनाई वो किस तरीके की नीति है, कौन कौन से सिद्धांतों का हमने पालन किया। ओके, उसके बाद हम चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं, इनको समझेंगे। और एंड में जाकर हम भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ उसको समझेंगे। ओके, तो ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है, भारत के विदेश संबंध ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया और भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित है, इसको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे और बाकी अगली वीडियो में। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। देखो फ्रेंड, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विदेश नीति होती क्या है, क्योंकि देखो अगर हमें क्लियर हो जाएगा कि विदेश नीति किसे कहते हैं तो हम बाकी सब चीज़ें थोड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ओके, तो विदेश नीति का मतलब होता है कि एक राष्ट्र विभिन्न देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जिन नीतियों को अपनाता है उन नीतियों को सामूहिक रूप से विदेश नीति कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? देखो, कोई भी एक कंट्री होती है, कोई भी एक देश होता है, कोई भी एक राष्ट्र होता है। मान लीजिए भारत ही है, भारत दूसरे जो देश है विभिन्न देशों से या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो हमारे बड़े बड़े, हमने पढ़ा है ना चैप्टर 6 में कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, तो उनसे तथा अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं होती है उनके प्रति जिस तरीके का व्यवहार करता है, जिस तरीके की नीतियाँ अपनाता है, उनको ही हम सामूहिक रूप से विदेश नीति कहते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, विदेश नीति यानी कि एक देश के द्वारा विदेशों के लिए अपनाई गई नीति को हम कहते हैं विदेश नीति। यानी कि एक देश अन्य दूसरे देशों से जो व्यवहार करता है उसी व्यवहार को कहा जाता है विदेश नीति। आई होप आपको क्या होती है विदेश नीति ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति हुआ, कोई भी परिवार हुआ, तो उसका व्यवहार किस बात पर निर्भर करेगा कि उसके घर के अंदर की कैसी स्थिति है और उसके घर के बाहर की कैसी स्थिति है। ओके, उसी तरीके से अगर कोई देश विदेश नीति बना रहा है, ओके, कि उसी तरह एक देश की विदेश नीति भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर प्रभाव करती है, या उस विदेश नीति पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। ओके, कैसे? देखो इतना तो हमको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो घर में कैसी स्थिति थी उसकी, भाई विकास करना था, लोकतंत्र कायम हो रहा था, चुनाव हो रहे थे, ये सारी स्थिति थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण क्या था वो भी तो हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम विदेश नीति बना रहे हैं तो ये किसके लिए बना रहे हैं? दूसरे देशों के लिए। तो दूसरे देश के अंतर्गत पूरा विश्व आ जाता है, तो विश्व लेवल पर कौन सा वातावरण चल रहा था, कैसा माहौल था, यही तो डिसाइड करेगा कि हमारी
विदेश नीति कैसी होगी। इसलिए हम सबसे पहले यही समझेंगे कि जब भारत की विदेश नीति की रचना की जा रही थी या विदेश नीति के बारे में जब भारत सोच रहा था तो उस टाइम पर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण कैसा था। तो चलिए समझते हैं या देखते हैं कि किस तरीके के हमारा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ था। ओके, देखो, दुनिया उस समय महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर ही निकली थी। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे जब हम विदेश नीति बनाने का, विदेश संबंध बनाने का सोच रहे थे तो उस टाइम पर दुनिया महायुद्ध की तबाही से सिर्फ बाहर ही निकली थी। अब उस टाइम पे कौन सा महायुद्ध था, देखो आप, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और अगर आपने हमारी फर्स्ट बुक पढ़ी है उसमें हमने द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। ओके, तो आपने जाना होगा उसमें कि 1945 में ये युद्ध खत्म हुआ था। यानी कि जस्ट इस युद्ध के खत्म होते ही हमारा देश आज़ाद हो गया था और हमें विदेश नीति बनानी थी। तो उस टाइम पे क्या था, महायुद्ध का माहौल था, पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया के देशों ने महायुद्ध की चपेट को सहा था। और इसी टाइम पर एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म हुआ। ओके, और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। यानी कि जब विश्व में युद्ध का माहौल समाप्त ही हो रहा था उसी टाइम पर भारत का जन्म हुआ था। ओके, अब इस दूसरे विश्व युद्ध से क्या हो गया था कि दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने, यानी कि जो नए नए आज़ाद हो रहे थे उन देशों ने, जो ताकतवर देश होते, जो बड़े बड़े देश पहले से थे, उनके हिसाब से उनको ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनाई थी। यानी कि देखो क्या होगा कि ये जो छोटे देश होते हैं ये बड़े देशों की जो बड़े देश है उनको ध्यान में रखकर विदेश नीति बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि इन बड़े देशों से इन देशों को अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। यानी कि कर्ज भी प्राप्त होता है और अनुदान भी बहुत बार प्राप्त होता था। तो ये जो छोटे विकासशील देश थे ये बड़े बड़े ताकतवर देश जो थे ना उनके हिसाब से विदेश नीति बना रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया था, दुनिया दो भागों में बट गई थी, दो खेमों में दुनिया का विभाजन हो गया था। ओके, आपको पता है कौन कौन से दो खेमे थे, एक अमेरिका का गुट था और एक सोवियत संघ का। ये सारी चीज़ हम चैप्टर 1 और 2 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब ऐसी स्थिति थी हमारी जब हम विदेश नीति और विदेश संबंध बनाने लगे तो इस स्थिति को ध्यान में रखकर भारत को अपनी विदेश नीति बनानी थी और इसका प्रभाव भी पड़ा। फिर ऐसे में क्या हुआ कि भारत ने बड़े ध्यान से अपनी विदेश नीति बनाई और ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुत्वता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा। यानी कि भारत ने कहा कि हम क्या करेंगे, जो दूसरे अन्य देश है उनकी संप्रभुत्वता यानी कि उनकी आज़ादी, उनकी सत्ता का सम्मान करेंगे और शांति से अपने देश का विकास करेंगे और अपनी सुरक्षा भी करेंगे। ऐसा भारत ने अपने कहा कि हम इस तरीके से देशों से संबंध बनाएंगे। और इस बात की जो झलक है वो हमें हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें भी सुनाई देती है, दिखाई देती है। ओके, इसकी प्रतिध्वनि तो देखते हैं हमारे नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया था। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के हवाले से कहा गया था कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का है। यानी कि हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे। राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखेंगे। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच में क्या हो, न्याय संगत काम हो और अच्छे से संबंध उनके बने रहे। साथ में संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर करेंगे। यानी कि अगर हम कोई संधि बनाते हैं तो उसका हम लिहाज रखेंगे, उसका आदर करेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनको भी हम फॉलो करेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का भी प्रयास करेंगे। यानी कि लड़ाई झगड़ों के बजाय मध्यस्थता से अगर कोई फैसला होगा तो हम उसको भी बढ़ावा देंगे। अगर कुल मिलाकर कहूँ तो हमने क्या सोचा कि हम एक ऐसी विदेश नीति अपनाएंगे कि शांति से आप भी जियो और हमें भी जीने दो। ओके, तो इस तरीके की विदेश नीति अपनाने का हमने फैसला लिया। हमने कहा आपके देश की संप्रभुत्वता का हम भी सम्मान करेंगे और शांति कायम करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारी भी सुरक्षा हो, आप भी शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो। तो इस तरीके की विदेश नीति हमने अपनाने का फैसला लिया या कहें कि अपनाई। ओके, अब देखो आपकी जो एनसीईआरटी है
है ना, वहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है, मतलब वहाँ से आपका क्या है कि एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो आप ध्यान रख लेना। ओके, यहाँ पे बात करी गई है इंडियन नेशनल आर्मी की। ओके, अब ये क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आता है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया। तो आपको बता देना है कि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस टाइम पे दूसरा विश्व युद्ध जो था, ओके, वो ख़त्म ही हुआ था। तो उस दौरान में भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था उस टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, और इसे शॉर्ट में कहते हैं INA। ओके, ये मैं क्यों बताया है, क्योंकि देखो NCERT में आया है ये वाला, तो भाई इससे MCQ तो बन ही सकता है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया, या फिर ये पूछ सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस आर्मी का गठन किया, उसका नाम बताइए, या फिर इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ना छूटे, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप ध्यान रखना। ओके, अब चलिए वापस से बढ़ते हैं, हमारी विदेश नीति को समझते हैं। देखो, हमारी जो विदेश नीति बनाई गई थी ना, इसमें एक नेता की सबसे प्रमुख भूमिका थी, और वो नेता थे नेहरू जी, यानी कि नेहरू की भूमिका। ओके, नेहरू जी ने ये कहा था कि आप शांति, हम बिल्कुल शांति वाली विदेश नीति अपनाएंगे। ओके, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई, यानी कि पूरी विदेश नीति को हर काम में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो चूँकि वो प्रधानमंत्री थे भैया, तो उन्होंने हर चीज़ में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और विदेश नीति में क्यों निभाई, क्योंकि जब ये प्रधानमंत्री थे उसके साथ साथ ये विदेश मंत्री भी थे, यानी कि अगर हम कहें कि भारत के पहले विदेश मंत्री भी हमारे नेहरू जी थे। ओके, तो इन्होंने अपने हिसाब से ही विदेश नीति को बनाया था। ओके, तो प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला, यानी कि जिस तरीके की नेहरू जी की सोच थी उसी हिसाब से हमारी विदेश नीति बनी, और कुल मिलाकर उस टाइम के लिए अच्छी भी थी, क्योंकि हमें किसी के मामलों में टांग नहीं अड़ाना था, हमें बस अपने विकास को फॉलो करना था। ओके, तो उनके हिसाब से ये हमारी विदेश नीति बनती है। ओके, अब ये जो नेहरू जी होते हैं, इनकी विदेश नीति के 3 बड़े उद्देश्य होते हैं। कितने? 3 बहुत बड़े उद्देश्य होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुत्वता को बचाए रखना, यानी कि नेहरू जी का कहना है कि हम विदेश नीति बनाएंगे, पर उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है कि जो हमारी संप्रभुत्वता है। देखो, संप्रभुत्वता का मतलब ये होता है कि कोई भी देश है, अगर उस देश के नियंत्रण में वहाँ का राज्य है, ओके, तो उसे कहते हैं कि ये एक संप्रभुत्व राज्य है। ओके, जैसे कि अंग्रेजों ने जब हम पे आक्रमण कर दी, हमारे ऊपर नियंत्रण कर लिया था। ओके, तो उस टाइम पे हम एक संप्रभु राज्य नहीं थे, पर आज हमारा खुद के राज्य पर नियंत्रण है, तो हम संप्रभुत्व राज्य है। बड़ी मुश्किल से हमें ये स्वतंत्रता मिली है, तो इसको हम बचाए रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना है वो भी नहीं होने देंगे, हम अपनी जो अखंडता है उसे बनाए रखेंगे। साथ में तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को अपनी विदेश नीति के 3 उद्देश्य रखे। ओके, हम इस तरीके से व्यवहार करेंगे कि ये तीनों जो चीज़ें हैं वो फुलफिल होती रहे। तो इसके लिए फिर नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता नीति को सहारा लिया, यानी कि नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे। तो देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा कि नेहरू की विदेश नीति के कौन से 3 उद्देश्य थे, तो आपको ये तीनों बताने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब वापस से हम समझेंगे गुट निरपेक्षता नीति को। वापस से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हम पहले समझ चुके हैं। आपको ध्यान होगा, हमने चैप्टर 1 में गुट निरपेक्षता नीति के बारे में डिटेल से समझा था, तो बस उसी नीति को हमने, ये जो नीति है ना गुट निरपेक्षता की, ये हमारी विदेश नीति की बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, गुट निरपेक्षता की नीति, क्या मतलब था इस नीति का? इसका मतलब था कि हम उन दोनों गुटों से अलग होंगे। अब वो कौन से 2 गुट थे? एक तो था अमेरिका के पक्ष में बना नाटो, और सोवियत संघ के पक्ष में बना वार्सा पैक्ट। तो उस टाइम पे हमने ये बात कही थी कि हम इन दोनों गुटों से बिल्कुल अलग रहने वाले हैं। ओके, और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। इसीलिए आज, क्योंकि आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण अस्तित्व का था, शांतिपूर्ण विश्व का सपना था, हमने कहा था कि हम शांति
शांति से विश्व आगे बढ़े, खुद भी ग्रो करे, हम भी ग्रो करें, इसलिए हमने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उसको क्या किया, उस नीति का पालन किया। ओके, और इसी को अपना आदर्श माना, यानी कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना। पर ऐसा होता था कि हमने कह तो दिया है कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे, पर बहुत बार इस चीज़ में संतुलन सध नहीं पाता था। यानी कि बहुत बार हम क्या किसी एक की तरफ झुकते हुए दिखते थे, हमारे जो फैसले हैं वो ऐसे लगते थे कि हम किसी एक ग्रुप की तरफ झुक रहे हैं, नाटो और वार्सा में से। तो ऐसी स्थिति भी हुई है। संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था, यानी कि बहुत बार हम संतुलन साध नहीं पाते थे दोनों गुटों में, जबकि हम कभी कभी एक की तरफ झुकते हुए दिखते थे और सामान्यतः हम सोवियत संघ की तरफ ही झुकते हुए दिखते थे। तो इससे क्या होती थी, हमारी आलोचना होती थी। और ऐसा एक उदाहरण भी है, देखो उदाहरण को देखते हैं। देखो उदाहरण क्या है उसको समझेंगे। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया, यानी कि जो ब्रिटेन था ना, अमेरिका के गुट में था, तो उसने जब मिस्र पर आक्रमण किया स्वेज नहर को लेकर, ओके, 1956 में, तो भारत ने इस नव औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। हमने कहा कि ये गलत है और हमने इसका विरोध भी किया। लेकिन उसी साल, ओके, इसी साल सोवियत संघ ने क्या किया, हंगरी पर आक्रमण कर दिया। पर लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की, यानी कि आगे आके नहीं कहा कि ये सोवियत संघ ने गलत कार्य किया है। तो इससे ऐसा लगता था कि हम कभी कभी गुटनिरपेक्षता नीति का सही से पालन नहीं कर पाए थे। पर अगर इस अपवाद को छोड़ दे, ओके, इस चीज़ को छोड़ दे, तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर सदैव स्वतंत्र रवैया ही अपनाया है, यानी कि गुटनिरपेक्षता नीति को ही अपनाया है। ओके, तो सिर्फ यही एक अपवाद है जहां पर हमें थोड़ा सा झुकना पड़ा सोवियत संघ की तरफ, या हम झुके हुए प्रतीत हुए। ओके, तो बाकी इसको छोड़ दे तो हमने हमेशा स्वतंत्र रवैया अपनाया। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन के आता है कि क्वेश्चन ये बन के आ सकता है कि कब भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना हुई थी। तो आपको ये एग्जाम्पल देते हुए इस घटना का और ये सारी चीज़ें समझा देनी है। देखो इतना कुछ पढ़ने के बाद हमें कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी, यानी कि इतना पढ़ने से हमें भारत की जो विदेश नीति है उसके प्रमुख सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। क्या क्या है देखो, उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि भारत की विदेश नीति में सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो थी गुटनिरपेक्षता की नीति, यानी कि हमने कहा कि हम गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेंगे। ओके, उसके अलावा हमें दूसरी बात ये समझ में आ गई कि हम अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और संयोग एवं मित्रता का पालन करेंगे। हमें लड़ाई झगड़े करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ओके, हमने ये चीज़ क्लियर करी। इन सारी चीज़ों को आपको यही समझ में आया होगा। और उसके बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा पंचशील, क्या मीनिंग है इसका? देखो इतना आपने पढ़ा कि भारत का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, तो इसका मतलब ये कि हमारी विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत और क्या था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और पंचशील एक समझौता था। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसके बारे में भी मैं आपको अंदर बताऊंगी। ये चाइना से हुआ था हमारा, तो इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। ओके, उसके बाद भारत की विदेश नीति का और क्या सिद्धांत था? आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, यानी कि हमारा ये भी मानना था कि जब देश के अंदर की बात है तो वो खुद देश वाले निपट लेंगे, दूसरों को उसमें हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके अलावा साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध, तो सही है, हमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से सख्त नफरत थी, क्योंकि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के जरिए ही इतने सालों हम पे अंग्रेजों ने राज किया था। ओके, तो इससे हमें बिल्कुल नफरत थी। उसके साथ साथ विश्व शांति को प्रोत्साहन, ये तो हम कब से कह रहे हैं कि भाई आप भी शांति से रहो, हमें भी शांति से रहने दो। ओके, तो विश्व शांति का प्रोत्साहन देना और निःशस्त्रीकरण, यानी कि हर चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह नहीं करना। ओके, तो निःशस्त्रीकरण का हमने समर्थन भी किया था, यानी कि शस्त्रों का उपयोग नहीं करना, इस बात का हमने समर्थन किया था। तो ये थे गुटनिरपेक्षता और इससे रिलेटेड भारत की विदेश नीति से रिलेटेड सारे के सारे सिद्धांत, कि भारत की जो विदेश नीति बनाई गई उनमें कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और यहाँ से क्वेश्चन भी बन के आता है, तो आपको ये सारे सिद्धांत बता देना है। और अगर कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ जाए, जैसे 5 मार्क्स में बन के आ जाए, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन
एक्सप्लेन भी कर देना है। ओके, तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि भारत जो था वो किस स्थिति में आज़ाद हुआ था और किस स्थिति में उसकी विदेश नीति बनाई गई थी, और उसकी विदेश नीति की मुख्य मुख्य बातें यानी कि प्रमुख ये सिद्धांत कौन कौन से हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि जहाँ से सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आता है। उस टॉपिक का नाम है एफ्रो एशियाई एकता। अब क्या होती है एफ्रो एशियाई एकता, क्या है ये चीज़, इसके बारे में समझेंगे। ओके, देखते हैं। सबसे पहले भारत के आकार, स्थिति और शक्ति संसाधनों को भांपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा। देखो, हमारे जो नेहरू जी थे ना, उन्होंने देखा कि भारत शक्ति के मामले में भी आगे बढ़ सकता है, इसका आकार भी बड़ा था, तो भारत ने सोचा कि हम क्या करेंगे, नेतृत्व कर सकते हैं, एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, और खासकर एशियाई मामलों में यानी कि एशिया से जुड़े जो चीज़ें उनमें, तो ये सपना नेहरू जी ने देखा कि हम इस तरीके के काम कर सकते हैं। और इसीलिए नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। अब चूंकि हमें बड़ी भूमिका निभानी है तो हमें उन देशों से संपर्क तो बनाने ही होंगे, और हमने बहुत बार उनकी हेल्प भी की, तो हमने इन देशों से संपर्क बनाए। और नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आता है कि एशियाई संबंध सम्मेलन क्या है, तो आपको ये तीनों बातें बता देनी है। ओके, और ये कब हुआ था, 1947 के मार्च में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और क्यों हो रहा था, क्योंकि नेहरू जी का सपना था कि हम एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं एशिया के देशों में। ओके, तो इसीलिए उन्होंने सारे एशियाई देशों के साथ जुड़कर एक एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जब ये वाला सम्मेलन यानी कि एशियाई संबंध सम्मेलन नेहरू जी करवा लेते हैं, उसके बहुत दिनों बाद क्या होता है कि इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है, जो कि 1955 में होता है। देखो, ये वाला जो काम है ना, वो नेहरू जी 1947 में करवा लेते हैं, जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता है। ओके, मार्च में ही। ओके, क्योंकि हमारा देश तो अगस्त में आज़ाद होता है, तो मार्च में ही ये काम करवा लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब देश आज़ाद हो जाता है, तो अब वो सपना साकार करने का, कि जो नेहरू जी का सपना था कि हम भूमिका निभाएंगे, वो साकार करने का टाइम आता है। तो फिर इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन होता है, और 1955 में होता है। ओके, और कभी कभी इस सम्मेलन को, या फिर आम तौर पर इसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से ही जाना जाता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया है कि एफ्रो एशियाई एकता क्या है। एफ्रो एशियाई जो एकता है, उसका मतलब ये है कि एशिया के सभी देशों का आपस में मिलना, एकता से आगे बढ़ना। ओके, अब जो ये सम्मेलन हुआ था, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, आपको वो ध्यान में रखना है। जैसे कि पहली बात है कि अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के एक साथ बढ़ते संपर्क का ये चरम बिंदु था, यानी कि जो भी अफ्रीका और एशिया के नए नए देश आज़ाद हुए थे, उनके आगे बढ़ने का ये एक चरम बिंदु था। ओके, उसके बाद बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्षता आंदोलन की नींव पड़ी थी। ओके, जो ये बांडुंग सम्मेलन था, इसमें ही इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ओके, नींव पड़ गई थी। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था, वो 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ है। ओके, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू बन के आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये बांडुंग सम्मेलन की ही है। ये हमारे नेहरू जी, उसके अलावा आपको इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है और सारे जो नेता थे, ओके, जो घाना के एन क्रुमा और ये सारे जो नेता थे, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन्होंने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। ओके, किस आंदोलन की, गुट निरपेक्ष। और ये जो आंदोलन है, इसकी नींव कब पड़ी थी, इसी सम्मेलन से, बांडुंग सम्मेलन यानी कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन से। तो यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आता है आपके पास कि एफ्रो एशियाई सम्मेलन क्या है, समझाइए 2 या 3 मार्क्स में। तो बस आपको बता देना है कि नेहरू जी का सपना था कि हम एशियाई भूमिका निभाए, इसीलिए उन्होंने एक सम्मेलन करवाया, और जिसमें सारे 9 स्वतंत्र देश शामिल हुए थे, एशिया और अफ्रीका के। इसी से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। और पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 1961 के सितंबर में हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। ओके, और इसमें बहुत सारे देश शामिल थे। और बाकी आपको गुट निरपेक्षता के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ाई होगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी कि समझ में आया होगा। लेकिन मैं आज को आपको कुछ प्रश्न दे देती हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न है, विदेश नीति किसे कहते हैं। ओके, तो आपको आंसर देना है, विदेश नीति किसे कहते हैं। उसके बाद दूसरा है,
भारत की विदेश नीति बनाई जा रही थी तब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसी थी। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है नेहरू की विदेश नीति के क्या क्या उद्देश्य थे। ओके, उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एस्ट्रो एफ्राई सम्मेलन किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया। और उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब व कहाँ हुआ था, ये भी आपको बताना है। और विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। ओके, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये चैप्टर का ये वाला जो भाग है अभी में हमने जितना भी पढ़ा ये आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो को 2 बार देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, और आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।